वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज ही यानी कि 4 अगस्त के दिन एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है मैक 2। इसका फर्स्ट पार्ट 2018 के अंदर रिलीज हो चुका है, जिसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर अब तक भी आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो गाइस आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मूवी फर्स्ट पार्ट के बाद ही स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हमें बड़ी शार्क फिशेस यानी कि मैग्लोडॉन के बारे में सब कुछ बताया गया था। अगर अब तक भी आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो मैं आपको उसका ब्रीफ दे देती हूँ कि कैसे समुद्र के अंदर 25,000 फीट की गहराई के अंदर पानी में रहने वाली कुछ ऐसी स्पीशीज मिली थी जिनके बारे में सभी मान चुके थे कि वो लुप्त हो चुके हैं, लेकिन तभी एक मैग्लोडॉन नाम की बहुत बड़ी शार्क फिश से इन सभी का सामना होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि आखिर मैग्लोडॉन को कैसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन कैसा हो कि ये जब बड़ी सी शार्क यानी कि मैक कभी खत्म हुई ही ना हो। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी मैक के सेकंड पार्ट में चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग हमें उस वक्त की दिखाई जाती है जिस समय डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे हमें कुछ पहले ऐसे क्रीचर्स दिखाए जाते हैं जो कि कुछ मॉनिटर, लिजार्ड, डायनासोर और इसी के साथ पानी में रहने वाली सील फिश के मिक्स था। ये क्रीचर्स आते हैं और एक बहुत बड़ी मैक को खाने लगते हैं जो कि सरफेस पे आई हुई थी लेकिन मरी हुई थी। ये छोटे छोटे से डायनासोर दिखने वाले क्रीचर्स जब इस मैक को खा रहे थे तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। हालांकि हम इसे टी-रेक्स कह सकते हैं, लेकिन टी-रेक्स का साइज गाइस इतना बड़ा है कि शायद ये टी-रेक्स नहीं हो सकता है। और तभी इस इतने बड़े डायनासोर को खाने के लिए पानी में से निकल के मैग्लोडॉन यानी कि मैक बाहर आती है, जिससे कि हमें मैक की पावर के बारे में पता चलता है कि वो इवन डायनासोर को भी कितने आसानी से खा सकती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी कहानी के मेन लीड कैरेक्टर यानी कि जोनस के ऊपर। लास्ट मूवी में हमने देखा था कि जोनस ने रिसर्च कंपनी को छोड़ दिया था, लेकिन जब कंपनी में उसे वापस से बुलाया गया सबकी जान बचाने के लिए और इतनी बड़ी मैक से सामना करने के लिए, उसके बाद उसने इसी रिसर्च कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब वो पानी में होने वाली इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए अपने खुद के मिशंस बनाता है, यानी कि कुछ लोग जो कि पानी के अंदर रेडियो एक्टिव केमिकल्स डालते हैं जिससे कि पानी के कई सारे जानवरों को नुकसान पहुंचता है। इसी के साथ में पानी पॉल्यूट होता है। जोनस ऐसे लोगों के ग्रुप्स को ही पकड़वाता था ताकि उनके शिप्स को बंद करवा सके। आज भी जोनस ऐसे ही एक मिशन के ऊपर था जहाँ पे काफी सारी फाइट सीक्वेंस होने के बाद उसने उस शिप के डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स भी ले ली थी। और बाहर आने के बाद में भी एक बहुत ही गजब फाइट सीक्वेंस होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब ऑलमोस्ट वो पकड़े जाने वाला था, लेकिन आखिर वो जोनस था, वो कैसे पकड़े जा सकता था। जोनस सीधा पानी के अंदर जंप करता है और कुछ ही देर के अंदर उसे बचाने के लिए उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। जोनस की फ्रेंड अपने चॉपर को सीधा पानी के अंदर नीचे लेके जाती है, जो कि शायद एक गलत आइडिया हो सकता था। वो चॉपर अपना मुंह इस तरीके से खोलता है जैसे कि शार्क ने अपने मुंह के अंदर किसी जानवर को ले लिया हो, और इसी वक्त ये जोनस को अपने साथ बचा के सीधा सरफेस तक ले आते हैं। जिसके बाद सीन एक लैब के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम जूमिंग को देखते हैं। अब गाइस, जूमिंग कौन है ये हमें आगे जाके पता चलेगा, जो कि इस वक्त यहाँ पे खुद के सूट के बारे में बताता है। इस सूट को उसने खुद ने इनोवेट किया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ वो पानी में कई सारा प्रेशर भी झेल सकता है 3 घंटे की ऑक्सीजन के साथ में। इस सूट के अंदर अभी भी कई सारे इंप्रूवमेंट होने बाकी थे। हम यहाँ पे मिंग को देखते हैं जो कि सुइन की बेटी थी। गाइस, अगर आपने लास्ट मूवी देखी होगी तो आप सुइन को जानते होंगे, जिसकी एक छोटी सी बेटी मिंग थी। ये वही लड़की है जो कि इस समय जोनस और जूमिंग को बताती है कि आज शाम इन्हें पार्टी के अंदर जल्दी आना है, लेट बिल्कुल नहीं होना है। इवनिंग के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी जहाँ पे मीडिया और इसी के साथ में कई सारे इन्वेस्टर, साथ ही में साइंटिस्ट, डॉक्टर, बहुत सारे लोग थे। जहाँ पे बड़े से रिसर्च लैब सेंटर के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो रिसर्च लैब सेंटर पानी के जीवों के ऊपर रिसर्च करते हैं। इसी के साथ में पानी पॉल्यूट ना हो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। उन्हें पानी में जाने के बाद कौन कौन सी नई किस्में मिलती है हर एक चीज की, यानी कि जानवरों की, सॉइल की, इसी के साथ में पानी के अंदर रहने वाली हर एक चीज के ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं। हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हिलरी डिस्क्रॉल था, जो कि जूमिंग को स्टेज पे आने के लिए कहती है। अब यहाँ पे जूमिंग का इंट्रोडक्शन होता है। वो असल के अंदर इस कंपनी का डायरेक्टर है और वो कंपनी उसके फादर ने स्टार्ट करी थी। लास्ट मूवी के अंदर हमने एक आदमी को देखा था जो कि इसी सेंटर के ओनर थे और उनकी बेटी भी थी, यानी कि सुइन। जूमिंग सुइन का भाई था। जब वो दोनों ही मर गए तो उसके बाद जूमिंग ने इस कंपनी को टेक ओवर किया और उसके बाद से सारे काम को आगे बढ़ाया। मिंग भी अब उन्हीं के साथ रहने लगी थी। वो सारे लोगों को इस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी नई खोज से इंट्रोड्यूस कराते हैं। असल के अंदर उन्होंने एक मैग्लोडॉन को पाल रखा था। कुछ सालों पहले जब मैग्लोडॉन के ऊपर अटैक हुए थे उसके बाद में एक रिसर्च टीम ट्रेंच लेवल के नीचे गई थी, यानी कि उस लेवल के नीचे जिस सतह के नीचे के जानवर कभी भी ऊपर नहीं आ सकते थे। वहीं पे उन्हें एक मैग्लोडॉन का बच्चा मिला था जिसे ये लोग अपने साथ ले आए और उसके बाद ये लोग मैग्लोडॉन को पालने लगे। जूमिंग आगे बताता है कि इनकी कंपनी आगे जाके और रिसर्च कर रही है ताकि ये ट्रेंच के लेवल को इजीली पार कर सके। अब तक टोटल 26 बार ये लोग ट्रेंच को पार कर चुके हैं और हर बार जाके वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट को चेक करके आते हैं, जिससे इन्हें नई नई चीजों के बारे में पता लगता है। इसी के साथ में बताया जाता है कि इस मैग्लोडॉन का नाम हाइकी था। हाइकी से मैग्लोडॉन स्पीशीज के बारे में बहुत कुछ पता लगा था और इनकी रिसर्च अभी भी आगे चलती ही रहेगी। इसी के साथ में जूमिंग यहाँ पे इशारा करता है सीधा जोनस की तरफ कि आप लोग अब उनसे मिलिए जो कि मैग्लोडॉन के अटैक से बच गए थे। सारी की सारी मीडिया आके जोनस के ऊपर फोकस कर लेती है और जोनस को तो इतने सारे इंसान पसंद ही नहीं थे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मिंग हमेशा से चाहती थी कि वो भी डाइव करे, लेकिन जोनस कहता है कि अभी तुम बहुत छोटी हो इस चीज के लिए, जबकि मिंग को इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता था क्योंकि उसने इतने साल पानी के इर्द गिर्द ही बिताए थे। इसी समय इन्हें इन्फॉर्मेशन
मिलती है कि जुमिंग, जो कि हाइकी को हमेशा से ट्रेनिंग दिया करता था, आज वो उसी के साथ में तैरने के लिए सीधा अंदर चला गया। जोनस उसके पास जाता है और उस कांच की दीवार की दूसरी तरफ से उसे बताता है कि तुम्हारा वहाँ जाना इसका मतलब है कि आज तुम हाइकी का ब्रेकफास्ट बनने वाले हो। ये तुम्हारा अब तक का सबसे बैड डिसीजन था। जबकि जुमिंग को पूरी तरीके से बिलीव था कि हाइकी उसे कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो बचपन से उसे ट्रेन कर रहा है। उसके पास एक मशीन थी जिससे कि हाइकी के पास में वेव्स जाया करती थी। एक बटन दबाने का मतलब था कि हाइकी को उसके पास आना है और 2 बार बटन प्रेस करने का मतलब था कि हाइकी उससे दूर चली जाए। सभी उसे समझाते हैं कि जुमिंग को ये चीज अबॉर्ट कर देनी चाहिए और वापस से ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन जुमिंग बात नहीं मानता और हाइकी को अपने पास बुलाता है। पहली बार में तो ये चीज नॉर्मल रहती है, लेकिन दूसरी बार में पता चलता है कि जुमिंग ने हाइकी को बुलाने के ऑर्डर नहीं दिए थे, फिर भी हाइकी काफी स्पीड से जुमिंग की तरफ बढ़ती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आता है जब हाइकी जुमिंग के ऊपर अटैक करने ही वाली थी, जबकि जुमिंग काफी देर से बटन प्रेस कर रहा था और तभी जुमिंग अपना इमरजेंसी गैजेट स्टार्ट करता है और सीधा सरफेस पे आ जाता है। सबको लगा था कि शायद हाइकी ने उसे मार दिया, लेकिन तभी जुमिंग आके सबको बताता है कि नहीं, उसने मुझे नहीं मारा है, बल्कि मैं तो सक्सेसफुल हुआ कि मैं उसके साथ में भी तैर सकता हूँ। यहाँ पे जोनस भी जुमिंग का वही सूट देखता है जो कि जुमिंग ने पानी के अंदर जाने के लिए बनाया था। कुछ ही दिनों के अंदर इन्हें एक नए स्टेशन पे जाना था, जिस स्टेशन का नाम मानावन था। उस स्टेशन के बाद में 2 अलग अलग टीम बना के ये वापस से पानी के अंदर जाएंगे, यानी कि एक बार फिर से ट्रेंच को पार करेंगे और नीचे की सतह पे जाके पता लगाएंगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर इस बार इन्हें क्या नई नई चीजें मिलती है। मिंग भी इनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन पहले उसे मना कर दिया जाता है, लेकिन उसकी काफी जिद करने पे उसे साथ ले आते हैं, लेकिन उसे सिर्फ परमिशन थी ऊपर रहने की। मानावन के बेस तक पहुँच गए थे। इसी समय हमें पता चलता है कि हाइकी पूरी जगह को देख रही है जिस जगह पे उसे कैद करके रखा गया था। जब ये पूरी टीम बेस सेंटर से काफी दूर थी तो हाइकी एक ऐसी जगह को ढूंढती है जिस जगह को वो बहुत इजीली तोड़ सकती थी, यानी कि ये उस मैक की एक प्लानिंग थी वहाँ से बाहर निकलने की। वो उस जगह को तोड़ देती है और वहाँ से बाहर निकल के बहुत बड़े ओशन में पहुंच जाती है। इसी के साथ में 2 सबमरीन तैयार करती जाती है। उसके अंदर के सारे प्रेशर्स, ऑक्सीजन लेवल, स्केप सेंटर, इमरजेंसी पॉड, हर एक चीज को रेडी करने के बाद में अब 2 सबमरीन पानी के अंदर जा चुकी थी। बेस सेंटर पे 3 लोग रुकते हैं, जेम्स, डीजे और इसी के साथ में जेस, जो कि हर तरीके से इनकी मदद कर रहे थे। इन्हें पता चलता है कि एक सबमरीन के अंदर से ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। इसके पीछे की वजह थी कि मिंग को मना करने के बावजूद भी वो सबमरीन के अंदर आ गई थी, जबकि उसे मना किया गया था इस मिशन पे आने के लिए। अब जब वो आ ही गई है तो उसे बिठा दिया जाता है। धीरे धीरे करके ये लोग कई हजार फीट तक नीचे आते जाते हैं, 15, 16, 17, 18 और ऐसे करते करते टोटल 25,000 फीट तक ये लोग नीचे पहुंच चुके थे। लेकिन इन्हें ये चीज भी पता चल गई थी कि कोई चीज तो है जो कि इनके आसपास ही है। जब अच्छी तरीके से चेक किया जाता है तो इन्हें हाइकी के बारे में पता चल जाता है कि हाइकी अपनी जगह पे नहीं है, बल्कि वो उस जगह से बाहर निकल गई है और इवन वो इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। ये अब किसी मैक का शिकार ना बने, इसी के कारण सब अपनी अपनी लाइट्स को कम कर लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ये लोग ट्रेंच के लेवल को पार करते हैं तो वहाँ से निकलने के बाद इनके आसपास इन्हें बहुत बड़ी बड़ी सी मैक्स दिखाई देती है, जबकि इन्हें पता चला था कि मैक्स सिर्फ सिंगल रहा करती है, वो झुंड में कभी भी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे एक साथ में कई सारी मैक्स है, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? तब इन्हें पता चलता है कि हाइकी ने इन सारी मैक्स को बुलाया था। बुलाने के साथ में यहाँ पे इतनी सारी मैक्स थी कि ऐसा लग रहा था कि ये इनका मीटिंग का टाइम है। मिंग के यहाँ पे होने से जोनस को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि शायद अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आखिर ये इस बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। इसी के कारण जोनस इस मिशन को अबॉर्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन मिंग उसे समझाती है कि नहीं, वो बिल्कुल सेफ रहेगी और इवन वो अपने साथ में एक एक्स्ट्रा सूट भी लेके आई है। जोनस की जो फ्रेंड थी वो भी बताती है कि जब वो 14 साल की थी तो उसने भी काफी सारी शैतानी करी थी और अब जब ये ट्रेंच को पार करके नीचे आ चुके हैं तो ये थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकते हैं। इवन ये हाइकी का पीछा करते करते उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे वो जाना चाहती है। आखिरकार जोनस भी ये बात मान जाता है। दूसरी तरफ जुमिंग, जो दूसरे सबमरीन में बैठा था, वो भी ये बात मान जाता है, यानी कि अब दोनों ही सबमरीन आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ का माहौल बिगड़ता जाता है। इन्हें पता चलता है कि आगे इनके सामने एक बहुत बड़ा लैब है जो कि पानी के अंदर 25,000 फीट के नीचे है। आखिर इसे किसने बनाया होगा, वो लैब यहाँ पे क्या कर रहा होगा और यहाँ के लोग आखिर करना क्या चाहते हैं, इतनी सारी चीजों को जानने के लिए इन्हें इस बेस तक पहुँचना जरूरी होगा। सेम टाइम पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मॉन्टेस था और वो किसी से बात कर रहा था कि 2 सबमरीन इनके आसपास पहुंच चुके हैं और जरूर उन्होंने लैब को भी देख लिया होगा। इसी के कारण इन्हें जल्द ही यहाँ से भागना होगा या फिर इन सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस जगह से काफी सारे सैंपल्स को उठा के लेके जा रहे थे। मॉन्टेस नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। इसी के कारण जो लोग भी सैंपल इकट्ठे कर रहे थे उनकी बिना परवाह किए वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा देता है। इसी के कारण वहाँ पे नीचे की जितनी भी जगह थी, जितनी भी चट्टानें वगैरह थी, वो सब कुछ टूटने लगती है और उसी के साथ में लैंडस्लाइड होने लगता है। जोनस और जुमिंग के जो दोनों सबमरीन थे वो बुरी तरीके से पत्थरों से टकराने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के कारण इनका कनेक्शन भी खराब होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों सबमरीन अलग अलग हो जाती है, ऊपर से सारा कनेक्शन बंद हो जाता है। पत्थरों से टकराने के कारण इनकी सबमरीन की बुरी हालत हो जाती है, इंजन अलग हो जाते हैं और ये जाके सीधा नीचे जमीन पे क्रैश करते हैं। बेस कैंप के अंदर इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। जेम्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि जोनस, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम मुझसे कांटेक्ट कर पा रहे हो? लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तब जेम्स जेस को कहता है कि जाके हैंड टू हैंड इमरजेंसी पॉड तैयार करो, हम उन्हें रेस्क्यू
करेंगे। जेस बाहर जाने के बाद में जेम्स को वापस से कॉल करती है और बताती है कि हमारे इमरजेंसी पॉड के साथ में कुछ तो हुआ है, इनकी बैटरीज अपने आप खराब हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा है जिसने जान करके इन पॉड्स को खराब किया है। जोनस कैसे तैसे करके अपने सबमरीन को स्टार्ट करता है और तभी कनेक्शन वापस जेम्स से मिल जाता है। तब जेम्स उसे बता पाता है कि जेम्स ऊपर से रेस्क्यू करने के लिए किसी को भी नीचे नहीं भेज सकते हैं क्योंकि इनके इमरजेंसी पॉड्स खराब हो गए हैं और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं है। 30 लोगों की टीम एक साथ गायब हो गई है। जोनस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसी कारण वो कहता है कि हमारे पास जो सूट है हम वो पहन के हमारे सामने वाले लैब में जाएंगे क्योंकि उस लैब की लाइट जल रही है और ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि वहाँ पे अभी भी इंसान होंगे। जेम्स को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है, लेकिन आखिर जोनस कर भी क्या सकता था। इसी के साथ में अभी तक भी जुमिंग की टीम से इन लोगों की बात नहीं हुई थी। अब जोनस के सबमरीन में जो भी लोग बैठे थे वो सारे सूट पहन के अपने सबमरीन को ओपन करते हैं और सीधा ट्रेंच के अंदर चलने लग जाते हैं। जोनस आगे था और पीछे 2 लड़कियां थी, वो भी मिंग के साथ में। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इन्हें जुमिंग भी मिल जाता है और जुमिंग के साथ में जितने भी लोग थे वो भी मिल जाते हैं। ये सारे लोग डरे हुए थे, फिर भी एक टीम बन के आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनके सूट के अंदर तकरीबन 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी बची थी और अब इन्हें 3 किलोमीटर और चलना था। आगे जाते जाते एक लड़का जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था वो पीछे रह जाता है और कुछ ही देर के अंदर पता चलता है कि वो लड़का भी बिल्कुल गायब हो गया है, इनके आसपास नहीं है क्योंकि उसने गलती से किसी गलत पौधे को हाथ लगा लिया था। लेकिन उसकी मौत गलत पौधे से नहीं बल्कि मैग के आने से हुई थी, यानी कि मैग इनके बहुत आसपास थी। बेस कैंप के अंदर जेम्स को कुछ न कुछ डाउट हो रहा था, इसी कारण वो डीजे से बात करता है और जेस को पता लगाने के लिए कहता है कि जाके सबसे पहले कैमरा चेक करो कि आखिर इमरजेंसी पॉड को किसने खराब किया होगा। इसी के साथ में जोनस और जुमिंग दोनों अपनी अपनी टीम्स को लेके आगे बढ़ने लगते हैं। एक लड़की काफी ज्यादा हाइपर हो रही थी, इसी के कारण उसकी ऑक्सीजन बढ़ती ही जा रही थी, यानी कि उसकी बॉडी सूट के अंदर अब ऑक्सीजन का लेवल कम बचा था। वो अगर जल्दी नहीं पहुंच पाई तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मोंटे से जो लड़की बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि डिस्क्रॉल थी, जो कि जुमिंग की कंपनी के अंदर ही काम किया करती थी और वही इस इलीगल बिजनेस को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन ये बात जुमिंग को और बाकी किसी को भी नहीं पता थी, किसी और को पता चल जाए। इसी के कारण वो मोंटेस को काम देती है कि जोनस और उसके साथ में जितने भी लोग हैं उन सबको मार डालो। एक तरफ ये लोग जब आगे बढ़ते ही जा रहे थे तब इन्हें पता चलता है कि इनके आसपास एकदम से हलचल बढ़ती जा रही है और कुछ ही देर के अंदर आके मैग ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। जोनस और जुमिंग यहीं पे रुक जाते हैं और उनके पास में गन्स भी थी। बाकी सबको वो भागने के लिए कहते हैं, लेकिन मैग सबके ऊपर अटैक करती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आता है जब इनके 2 साथी और मारे जाते हैं। ये सभी भागते भागते ऑलमोस्ट लैब तक पहुंच ही जाते हैं, जहाँ पे अगर 1 सेकंड भी अगर ये लेट होते दरवाजा बंद करने के लिए तो शायद सारे के सारे ही मारे जाते। अभी भी इन्होंने एक साथी को खो दिया था जिसके सूट की ऑक्सीजन खत्म होने के कारण उस सूट ने उस लड़की को मार दिया। अब ये सभी लैब के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि लाइट्स वगैरह ज्यादा ऑन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंसान जरूर रहा करते थे। लेकिन इस वक्त इन्हें यहाँ पे कोई भी ड्राइवर नहीं मिलता है। आखिर ये सारे के सारे एकदम से कहाँ चले गए होंगे। आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक ऐसा रूम मिलता है जिसके अंदर से सारे सिस्टम्स को ऑपरेट किया जाता होगा, जिस सिस्टम से ये लोग बेस सेंटर को कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से जेम्स से बात करते हैं कि यहाँ का हाल काफी ज्यादा खराब है, अब तक 3 लोग मारे जा चुके हैं और ऊपर से इनके पास कोई सबमरीन भी नहीं है ऊपर आने के लिए। अब ये इसी लैब के अंदर हर जगह ढूंढने लगते हैं कि आखिर इन्हें कहीं ना कहीं पे तो इमरजेंसी पॉड मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग सैंपल रखे हुए थे जो कि काफी ज्यादा प्रीशियस थे। इवन उनकी वैल्यू भी मिलियंस डॉलर के अंदर थी। यहाँ पे जितने भी ब्रीफकेस रखे हुए थे वो कई हजारों मिलियंस के थे, यानी कि जिस भी इंसान ने इस लैब को बनाया है उसका मेन मोटिव इन मेटल्स को लेने का ही था ताकि वो इन्हें बेच के अमीर बन सके। बाकी पानी के ऊपर क्या नुकसान हो रहा है उस इंसान को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तभी इनकी बात जेस से होती है जो कि बताती है कि हम यहाँ पे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसने उस एस्केप पोर्ट को खराब किया था। एक सिस्टम से इन्हें पता चलता है कि इस लैब के अंदर भी 3 एस्केप पोर्ट रखे हुए हैं, यानी कि अगर ये उन तक पहुंच जाए तो वहाँ से ये लोग सरफेस पे जा सकते हैं। ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं और एक दरवाजा खोलने के बाद में इनके सामने 3 एस्केप पोर्ट थे, लेकिन अपने आप ही वो सारे एस्केप पोर्ट बंद हो जाते हैं। वो किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तभी यहाँ पे लगी हुई एक स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है और तभी यहाँ पे पता चलता है कि ये सब कुछ जेस ने किया था और जेस को कंट्रोल करने वाली और कोई नहीं बल्कि डिस्क्रॉल थी। वो सबसे पहले जोनस और जुमिंग को कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ मिल सकते हो और हमारी कंपनी के साथ काम कर सकते हो, इससे तुम बहुत ज्यादा मालामाल हो जाओगे। लेकिन जोनस कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितना बुरा काम कर रही हो और ऊपर से तुम मुझे रिश्वत दे रही हो। अगर मैं ऊपर आ गया तो तुम्हारी कंपनी बर्बाद करके रख दूंगा। अब डिस्क्रॉल के लिए जोनस एक बहुत बड़ी थ्रेट था। इसी के कारण वो यहाँ पे खड़ी लड़की को कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा बचना है तो जोनस को जान से मार दो। अब इस लड़की के पास में जुमिंग और मिंग को बचाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो जोनस को शूट करने के लिए हाथ में गन उठा लेती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जोनस को शूट कर दे। इसी के कारण डिस्क्रॉल एक एक करके सारे एस्केप पोर्ट को वहाँ से हटा देती है और यहाँ पे एक भी एस्केप पोर्ट नहीं बचता है। इवन उस जगह के अंदर पानी भरने लग जाता है। तो ये लोग सबसे पहले तो उस स्क्रीन को तोड़ते हैं और उसके बाद में जोनस कहता है कि मैं इस जगह से बाहर जाता हूँ और दूसरी तरफ से इसका दरवाजा खोलता हूँ जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी। लेकिन ये काम करना काफी ज्यादा रिस्की था। अगर जोनस टाइम से नहीं पहुंचा या फिर रास्ते के अंदर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो सारे के सारे एक साथ मरेंगे, लेकिन बिना ट्राई करे ये उम्मीद भी नहीं छोड़ सकते थे। इसी के कारण जोनस बाहर की तरफ आता है, पूरी सांस भरता है और जैसे ही बाहर की पॉट के अंदर पानी भरने लगता है तो वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो लैब के अंदर वापस आने की जैसे ही कोशिश करता है तो उसे पता चलता है वापस एक क्रीचर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन अंदर आने के बाद और ज्यादा मुसीबत थी क्योंकि मोंटेस ने उसके ऊपर बुरी तरीके से अटैक
किया था और मॉन्टेस उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि जोनस वो इंसान था जिसने उसकी शिप पकड़वा दी थी। 2 साल तक वो जेल के अंदर था और अब जब डिस्ट्रॉल ने उसके साथ हाथ मिलाया है तो वो जरूर उसकी कंपनी के लिए काम करेगा और साथ ही में जोनस को भी मार देगा। इन दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट होती है। जोनस यहाँ पे सिस्टम को वापस स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि दरवाजा खुल जाए और उसमें से पानी निकल जाए, लेकिन मॉन्टेस कंटिन्यूअसली उसे मार ही रहा था। आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है जब वो सिस्टम को स्टार्ट कर देता है और रेड कलर का बटन दबाते ही वहाँ से अपने आप दरवाजा खुल जाता है और जहाँ से पानी गिरने लगता है। इस वक्त तक अंदर जुमिंग, मेंग और उस तीसरी लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन आखिरकार जोनस ने उन तीनों को बचा लिया। दूसरी तरफ डिस्ट्रॉल ने मानावन के बेस कैंप के ऊपर काफी सारी आर्मी को भेज दिया था ताकि वहाँ पे काम करने वाले सारे स्टाफ को पकड़वा सके। जेम्स और डीजे को ये बात पता चल गई थी कि इमरजेंसी पॉड को खराब करने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद जेस थी और अब बाहर इन्हें पकड़ने के लिए लोग आ गए हैं। इस समय स्लैब के ऊपर एक और सबमरीन थी जिसके अंदर ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सबमरीन इन्हें सरफेस तक लेके जा सकती थी। इसी के कारण ये सारे के सारे उस सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि अगर ये सबमरीन यहाँ से बाहर गई तो मैग इस पे बहुत इजीली अटैक कर देगी क्योंकि इसके अंदर ऐसे सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं जो कि मैग को यहाँ से दूर रख सके। तभी इन्हें आइडिया आता है कि अगर इस पूरे लैब की लाइट्स जला दी जाए तो मैक्स का ध्यान इस लैब के ऊपर आ जाएगा और ये सबमरीन आराम से यहाँ से निकल जाएगी। तभी वहाँ पे जुमिंग भागता है और कहता है कि मैं सारे लाइट्स स्टार्ट कर दूंगा। जुमिंग बाहर जाता है लेकिन तभी उसके ऊपर भी काफी ज्यादा अटैक होने लगता है क्योंकि अब तक लाइट्स स्टार्ट होते ही मैग ने इस पूरे लैब के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। कैसे तैसे करके जुमिंग भागता है और अंदर वाली लड़की बार बार में जोनस को कहती है कि सबमरीन को बंद कर दो नहीं तो हम भी मारे जाएंगे, लेकिन जोनस को बिलीव था कि जुमिंग वापस आ जाएगा और आखिरकार जुमिंग लौट ही जाता है। सबमरीन स्टार्ट करी जाती है और ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे अपनी आंखों से देखते हैं कि यहाँ पे कई सारी मैग्लोडॉन्स हैं। जैसे ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो वापस से उस ट्रेंच के अंदर एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। जोनस का मानना था कि ये जो होल हुआ है वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे ये सबमरीन ऊपर आई थी वैसे वैसे इनका पीछा करते करते एक साथ में 3 मैग्लोडॉन ऊपर आ गई थी। दूसरी तरफ जेम्स और डीजी को बाहर निकालने के लिए एक साथ में यहाँ कई सारे लोग खड़े थे, लेकिन ये दोनों प्लान बनाते हैं कि बाहर खड़े हुए लोगों की आंखों में पहले ये स्प्रे करेंगे और उसके बाद उन्हें करंट लगा के बेहोश कर देंगे और ये ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ जोनस अपने साथियों के साथ में मानावन तक पहुंच गया था जहाँ पे ये छुपने लगते हैं। सबको अलग अलग काम दे दिया जाता है जैसे कि इस लड़की को मिंग का ध्यान रखने का और इसी के साथ में बोट तैयार करने का। जोनस और जुमिंग जाएंगे जेम्स और डीजे को ढूंढने के लिए। इसी के साथ हमें पता चलता है कि मॉन्टेस अभी भी मरा नहीं था बल्कि वो एक सूट पहन के एक भारी गोले की मदद से ऊपर तक आ गया था सरफेस पे। जेम्स और डीजे भागने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी गोलियां चलने के कारण इन्हें पानी के अंदर कूदना पड़ता है। पानी से बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि डीजे अपने बैग के अंदर गन लेके आया था और उसके बाद में वो कंटिन्यूअसली सब पे शूट करता जाता है, लेकिन फिर भी ऊपर आने के बाद ये पकड़े जाते हैं और कुछ ही देर में इनके सामने जुमिंग आ जाता है। पता चलता है कि जोनस भी इनके आसपास ही था जो कि उन सारे लोगों को बुरी तरीके से मार के जेम्स और डीजे के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। मॉन्टेस जाके जेस से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है कि जोनस अभी भी मरा नहीं है बल्कि वो सीधा इस बेस के ऊपर पहुंच चुका है। जेस सारे लोगों को ऑर्डर देती है कि जाके जोनस और उसके साथ में जितने भी लोग हैं उन्हें मार डालो। इसी समय डिस्क्रॉल से जेस बात कर रही थी। डिस्क्रॉल को लगा था कि जेस ने बहुत अच्छा काम किया है और अब टाइम है कि उसे अप्रेजल मिल जाना चाहिए, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि जेस जिस जगह पे खड़ी थी वहीं पे एक मैग ने आके बहुत बुरी तरीके से अटैक किया और जेस को भी मार दिया। मॉन्टेस कैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ मिंग भी जोनस को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पे एक साथ में कई सारी मैग्स बाहर आ गई है। अब ये सारे के सारे लोग एक बोट के अंदर बैठ के आगे की तरफ जाने लगते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से पता था कि ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन अगर ये ज्यादा शोर नहीं करेंगे और चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे तो किसी भी मैग को पता नहीं चलेगा कि सरफेस पे कौन है। लेकिन वही दूसरी तरफ मॉन्टेस के साथ जितने भी लोग थे वो जैसे ही एक बोट के अंदर बैठते हैं तो उसी समय वो मोटर स्टार्ट कर देते हैं। वो सब चाहते थे कि वो जोनस को मार दे, लेकिन मोटर स्टार्ट करने की वजह से इतना ज्यादा शोर होता है कि एक मैग आके उनकी बोट को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। लेकिन मॉन्टेस ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। जोनस के पास में 3 वैनम के बड़े बड़े से कैप्सूल थे जिससे कि उसने लास्ट मूवी के अंदर भी मैक्स को मारा था और इस बार भी उसके पास यही ऑप्शन है। वो 3 एरो तैयार करता है ताकि वो एक एक करके तीनों मैग को मार सके। लेकिन उससे पहले जुमिंग बताता है कि हम जिस एरिया के अंदर है वहाँ से बहुत पास में एक आइलैंड है जिसका नाम फन आइलैंड है और वहाँ पे काफी सारे लोग भी आते हैं। अगर ये मैक्स वहाँ पे पहुँच गई तो कई सारे लोगों की जान ले लेगी। हमें वहाँ पे जाके पहले लोगों को भगाना पड़ेगा। इसी के साथ सीन फन आइलैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे कई सारे लोग अपने वेकेशंस बना रहे थे। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर इनके साथ में क्या होने वाला है। एक लड़का जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को एक बोट के ऊपर प्रपोज करता है, लेकिन अगले ही पल जैसे वो मुड़ के देखता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिलती ही नहीं है। पता चलता है कि उस पूरी की पूरी बोट को ही मैग ने खा लिया है। मॉन्टेस भी यहाँ पे डिस्क्रॉल के साथ इसी आइलैंड पे पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते मैग अब कई सारे लोगों पे अटैक कर रही थी, लेकिन अकेली प्रॉब्लम ये नहीं थी। पता चलता है कि जंगल से कुछ आवाजें आने लगती है। वही क्रीचर्स जो कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे और पानी के अंदर भी थे, वो क्रीचर्स अब पानी के बाहर भी आ चुके थे और एक साथ में सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है और जोनस मिंग को कहता है कि तुम ऊपर जाके खड़ी हो जाओ, वो काफी सेफ जगह है और इस बार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जोनस को लगा था कि यहाँ पे 3 स्पीड बोट होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीड बोट थी। इसी के कारण वो जुमिंग और जेम्स को यही रुकने के लिए कहता है और अकेला ही उन तीनों एरो को लेके मैक्स को अपना ध्यान भटकाते हुए किसी
दूसरी तरफ चला जाता है ताकि तीनों मैक्स उसका पीछा करे और वो लोगों का पीछा छोड़ दे। यहाँ एक तरफ डिस्क्रॉल को भी डर लगने लगा था कि आखिर वो भी मरने वाली है। इसी के कारण वो खुद के पायलट को जब बाहर भेजती है तो बाहर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका पायलट मारा गया है और खुद वो गन लेके बाहर आती है तब उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन वो चुपचाप से जैसे ही अंदर बैठती है तो पता चलता है कि एक मेहमान उसका पहले से इंतजार कर रहा था और वो भी वहाँ पे मारी जाती है। इसी के साथ में डीजे लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन पता चलता है कि यहाँ के सारे कनेक्शंस को ऑफ कर दिया था पहले ही डिस्क्रॉल ने। अब डीजे के साथ वो लड़की थी और इन दोनों को ही पता चलता है कि वो क्रीचर्स अब इनके ऊपर भी अटैक करने वाले हैं। जुमिंग को एक आइडिया आता है। इसी के कारण वो जेम्स के साथ एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे वो एक नया बॉम्ब बनाने वाला था। उसने एक अमोनिया का पैकेट अपने साथ उठा लिया लेकिन तभी पता चलता है कि सोल्जर्स अपनी जान बचाते बचाते उसी कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ जोनस यहाँ पे बहुत ही शानदार स्टंट करते हुए दिखाई देता है जो कि फुल स्पीड से भाग रहा था ताकि मैग उसका पीछा करे। इसी बीच के अंदर कई बार जोनस पानी के अंदर भी गिरता है। वहीं दूसरी तरफ डीजे और वो लड़की भाग रही थी और उनके पीछे भी वही क्रीचर आता है जहाँ पे दोनों अपनी जान बचा के भागते हैं और इसी के साथ में जेम्स और जुमिंग भी पकड़े जाते हैं। डीजे और वो लड़की भी भागते भागते सीधा इसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे जुमिंग को पता चल गया था कि इस कमरे की दूसरी तरफ अगर शटर ओपन हुआ तो वो जानवर इन सोल्जर्स को मार देंगे। इसी के कारण वो डीजे के पेट में एक उंगली करता है जिससे कि डीजे पीछे टच होता है और उससे अपने आप ही शटर ओपन हो जाता है जिसके बाद ये सारे के सारे अपनी जान बचा के बाहर की तरफ आते हैं। जुमिंग और जेम्स हेलीकॉप्टर लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जोनस अभी भी उन मैग से फाइट कर ही रहा था जहाँ पे उसका एक एरो वेस्ट हो गया था लेकिन दूसरा एरो बिल्कुल निशाने पे लगता है और एक मैग मारी जाती है। जुमिंग और जेम्स के सामने एक चॉपर था लेकिन वहाँ जाने तक का रास्ता आसान नहीं था क्योंकि उसके रास्ते के बीच में वो क्रीचर्स काफी सारे थे। जेम्स फुल स्पीड के अंदर भागता है और सीधा उस चॉपर के अंदर चढ़ जाता है। वहीं पे जुमिंग बेचारा पीछे रह जाता है और उन क्रीचर से फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब पता चलता है कि इनके चॉपर के अंदर फ्यूल ही नहीं है। ये जैसे ही फ्यूल भरते हैं उसी पंप से जुम के उन सारे के सारे क्रीचर्स के ऊपर वो फ्यूल डाल देता है और जेम्स एक शूट के साथ में बहुत बड़ा धमाका करता है और वहाँ पे सारे के सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बीच का सीन बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पे पता चलता है कि मैग के साथ में एक और बहुत बड़ा क्रीचर है जो कि एक ऑक्टोपस था जो कि अपने टेंटिकल्स के साथ में कई सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ जोनस की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी क्योंकि यहाँ पे मॉन्टेस भी आ गया था जो कि कंटिन्यूअसली जोनस के ऊपर शूट करता जा रहा था। अब जोनस फुल स्पीड में भागता है और मॉन्टेस भी उसका पीछा करता जा रहा था। इसी के साथ हम जुमिंग और जेम्स को देखते हैं जो कि चॉपर लेकर आए थे और उन्हें पता चलता है कि मिंग किसी की जान बचाने के लिए सीधा पानी के अंदर उतर गई है और अब मिंग भी जुमिंग को देख लेती है जो कि उसका हाथ पकड़ने के लिए ऊपर करती है लेकिन पता चलता है कि उसी ऑक्टोपस के टेंटिकल ने उस पूरे के पूरे चॉपर को ही नीचे गिरा दिया है। यहाँ पे जोनस भाग ही रहा था और तभी मैग उसके पीछे पड़ जाती है। इसी के कारण वो ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है। साथ ही में मिंग भी पकड़ी जाती है। उसी ऑक्टोपस का एक टेंटिकल पकड़ चुका था। हम यहाँ पे मॉन्टेस को देखते हैं जो कि जोनस के बिल्कुल सामने खड़ा था और इवन उसके हाथ में बंदूक भी थी। वो कहता है कि इस बार तो तुम मारे गए। जहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट होती है लेकिन जोनस उसे नहीं मारता क्योंकि उसे अच्छे तरीके से पता था कि मैग बिल्कुल पास में है और वो मॉन्टेस को एक धक्का देता है जहाँ पे वो जाके सीधा मैग के मुंह के अंदर गिरता है। इसी के साथ में जुमिंग मिंग को बचाने के लिए ऑक्टोपस के टेंटिकल के ऊपर काफी जोर से अटैक करता है। इसी के कारण ऑक्टोपस एक टेंटिकल से सीधा जुमिंग को उठा लेता है और पानी के अंदर ले जाता है। जुमिंग के हाथ के अंदर वही अमोनिया वाला एक ब्लास्ट रखा था जिसे कि काफी फाइट करने के बाद वो उस ऑक्टोपस के ऊपर ब्लास्ट कर देता है लेकिन उस ऑक्टोपस का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तभी पता चलता है कि वो बड़ी सी मैग आती है जो कि उस ऑक्टोपस को खाने के लिए आई थी। इन दोनों की फाइट के चक्कर के अंदर जुमिंग बच जाता है और सीधा सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब तक यहाँ पे मिंग भी सेफ थी लेकिन जुमिंग यहाँ पे सीधा जेम्स को बचाने के लिए जाता है। जब जोनस को ये बात पता चलती है तो वो उन दोनों को ही बचाने के लिए पानी के अंदर आगे की तरफ बढ़ता है और इन्हें पता चलता है कि इनके आसपास के अंदर ही मैग घूम रही है। अब जोनस को कैसे तैसे करके इस वाली मैग को भी खत्म करना था जबकि उसके पास में वैनम वाला एरो भी नहीं था। असल के अंदर वो चॉपर के पास में खड़ा था जहाँ पे चॉपर के क्रैश होने से उसका विंग उसके हाथ में लग जाता है। जोनस उसी विंग को लेके हाथ में खड़ा था। मैग सीधा आती है और जोनस उसे विंग को मैग के आर पार कर देता है यानी कि दूसरी मैग भी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी एक आखिरी मैग बची थी और पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हाइकी है। जुमिंग पानी के अंदर ही था और अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। जुमिंग को पूरा बिलीव था कि हाइकी उसे नहीं मारेगी। इसी के कारण वो खुद के बटन को बार बार में प्रेस करने लगता है और होता भी ऐसा ही है। हाइकी आगे आती है लेकिन वो जुमिंग को मारती नहीं है बल्कि उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जोनस को बिलीव नहीं होता। जोनस को लगता है कि जरूर हाइकी ने कुछ डॉल्फिन्स को देखा होगा और उन्हें खाने के लिए वो चली गई होगी। जबकि जुमिंग इसी बात पे जिद कर रहा था कि नहीं, उसने मेरी ट्रेनिंग को फॉलो किया। आखिरकार सबकी जान बच गई थी और सारे के सारे सरफेस की तरफ लौटने लगे थे। इसी के साथ में इमरजेंसी कॉल करके मदद भी बुला ली थी। सब एक साथ में बैठे थे और इस बार भी अपने नए मिशन को लेके बड़े परेशान थे और खुश भी थे कि आखिर इन्होंने कितनी सारी चीजों को एक्सप्लोर किया। इसी के साथ हमें अगली मूवी के बारे में भी एक हिंट मिल जाता है कि हाइकी जो कि बाकी कई सारे मैक्स से मिलकर आई थी, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो हाइकी के जैसे और कई सारी मैक्स हमें थर्ड पार्ट के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और अब तक भी अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो गाइस उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।